अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें करने को बहुत सी होती हैं, लेकिन फिर वही बात है, कुछ चीज़ें आपके साथ सेलेक्ट करके फिर बात करनी पड़ती है और वो मिसिंग भी हो जाती है। मैं माजरत चाहता हूँ, जो कि वो प्रोफेशनल पेड चैनल पे मैंने पहले भी कहा था, इसमें से जो भी रकम शकम आएगी, जो आती है या आएगी, वो सारी पब्लिक इंटरेस्ट में जाएगी। चीज़ें तो बहुत हैं करने की। आज लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा एक पटिशन दायर की है मुनीर अहमद की तरफ से, ये इलेक्शन कमीशन के सामने ये जो बगावत होने जा रही है, सेडिशन या आर्टिकल 6 की वाले बड़े जजमेंट्स का जिक्र किया उसके अंदर, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का मैंने जिक्र किया उसके अंदर, और मैंने सेडिशन बगावत की बात की है। यानी आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाके प्रेशर, कल आप कोर्टों के ऊपर आ जाएंगे, इसी तरह से आप नैब के ऊपर आके आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? किसी भी आइन और कानून के तहत ये इजाज़त नहीं जा सकती। हुकूमत वक्त तो ना लगता है, ना नाकाम होगी, वो सामने नहीं आ रही फ्रंट के ऊपर, और उन्हें फ्रंट पे आके बात करनी चाहिए थी। अगर देखा जाए ये रोकना चाहिए। कल इस तरह हाई कोर्टों में अगर आगे आप शुरू हो जाएगा तो ये तो दबाव डालने वाली बातें हैं, और ये रोकना है। इसलिए पटिशन दायर की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्रीक बनाया है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को फ्रीक बनाया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, फुल बेंच का, जब आज़ादी मार्च और इनकलाब मार्च होना था उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने रोका था। फिर इसी तरह शौकत सिद्दीकी साहब के एक फ़ैसले का जिक्र किया है। फिर इसी तरह धरना के केस के हवाले से जिक्र किया है कि आप इस तरह आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप इस तरह नहीं लेके चल सकते। आपको जितने भी एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, एतराज़ात जितने भी हैं, वो आप आएँ आगे बात करें, आप खुल कर बात करें, ताकि निज़ाम की बेहतरी के लिए जो आप चाहते हैं वो आप जिक्र करें। कोई मसला ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है आपका। अगर फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो भी आपके हैं, वो आइन और कानून अगर कोई फैसला नहीं कर रहा, तो अगर कोई डिले हो रहा है तो हाई कोर्ट के दरवाजे खुले। आप में से फरीक कितने हैं? अकबर एस बाबर हैं, आप अपने दफा कितने फरीक हैं जो आए हैं और ये क्या कहना चाहते हैं? तो ये हुकूमती रेट को कमज़ोर करना और इदारों को नाकाम बनाने की साजिश है। दूसरी जो मैंने जिक्र करनी है वो ब्रॉडशीट के हवाले से है। आज शहजाद अकबर साहब ने जो जिक्र कर दिया पब्लिक करने के हवाले से, ये बड़ा अहम है। आर्बिट्रेशन केस और हाई कोर्ट का केस, वो आंखें चुंधिया जाएंगी आप लोगों की। जो जिक्र हुआ है अवार्ड के कॉन्टेक्स्ट में और हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, जो चीज़ें सारी सामने आई हैं, वो बड़ी पब्लिक करने की इजाज़त दे दी है। और उसमें वो जिक्र है आफ्ताब शेरपाव के प्रॉपर्टियों की जो निशानदेही की है, लाखानी साहब का जिक्र किया है, और साथ जिक्र किया है कुछ और लोगों का, और 21 मिलियन डॉलर का जिक्र करना, 18-19 मिलियन डॉलर तो शरीफ ख़ानदान की जायदादें हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ी ये साजिश हुई है इस कौम के साथ। हम NRO की शक्ल में या खामोशी की शक्ल में मौजूदा गवर्नमेंट, इस हवाले से अगर देखा जाए तारीख में, ये गवर्नमेंट ये है कि ये पब्लिक कर रही है हर चीज़ कौम के सामने। मैं ये नहीं कह रहा कि इस गवर्नमेंट में करप्शन नहीं है, उसकी भी तहकीकात, वो एक अलग इशू है, लेकिन हालात सारे सामने आपको कौम के सामने आने। नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठते हैं। आपको पता है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है 16 नवंबर 1999 को वजूद में आया था। ये एहतसाब कमीशन जो सैफुर रहमान, एहतसाबुर रहमान, वो लफ्ज़ निकलता है मुँह से, क्या करें, बनाया था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नाफिज किया था, और कट ऑफ डेट इसकी 1 जनवरी 1985 लगाई है। तो अब हाई कोर्ट का फैसला, ब्रिटिश हाई कोर्ट का फैसला और आर्बिट्रेशन के हवाले से चीज़ें आ जाए तो सेक्शन 18 की तरफ जाना पड़ेगा आपको। सेक्शन 18 पता है, कंप्लेंट लेने का या रेफरेंस फाइल करने का 3 तरीके हैं सेक्शन 18B के अंदर। सबसे पहले हुकूमत कोई कंप्लेंट दायर करती है, तीसरा कोई कंप्लेंट एक आम आदमी दायर करता है, तीसरा है ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, नैब अपने तई। तो ये देखा जाए ये तो बड़ा सीधा सा है, ना इसमें कंप्लेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस की कोई ज़रूरत है। ये डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेके इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन अपग्रेड किया जा सकता है और आप बहुत जल्दी रेफरेंस फाइल कर सकते हैं, एक अलहदा रेफरेंस। जहाँ तक बात आएगी एवन फील्ड के अंदर और अल अजीज़िया के अंदर, वो चीज़ें अगर मौजूद होंगी, वो चीज़ें इसमें नहीं कवर होंगी, जो कि उस पर ऑलरेडी कन्विक्शन हो चुकी है और सजाएं दे चुकी हैं। लेकिन ब्रिटिश कोर्ट की हवाले से या आर्बिट्रेशन के हवाले से हमें पाकिस्तानी कोर्ट में फ़ायदा, यानी एज एन एविडेंस तो आप इसको कह सकते हैं, लेकिन उससे कन्विक्शन या कन्फिस्केशन अदालतों की जायदादों की जब्ती ये नहीं पॉसिबल हो सकेगा। उसके लिए आपको एक अलग प्रोसेस बनवाना पड़ेगा। और आपको याद होगा, यहाँ याद करें, दुआएं दें आपकी सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने जो कि गॉड फादर या सिविल माफिया को सामने रख के यही कहा था कि ये तो मंतकी अंजाम को होने नहीं देते हैं फैसले। तो ये 6 महीने के अंदर चीज़ें सारी जो है ना
अपने उसी तरह ही मंतकी अंजाम तो पहुंच सकती हैं, डे टू डे ट्रायल करें और ख़त्म करें इस बात को। और ये इतनी कोई बड़ा इशू नहीं है, ओनस उनके ऊपर है, उन्होंने साबित करना है। और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये अब डिपेंड करता है कि ब्रॉडशीट के केस को किस तरह इस्तेमाल करती है मौजूदा हुकूमत। वो अलहदा बात है, बीच में कमाने वाले बातें करने वाली वो अलहदा बात है, वो इन्फॉर्मेशन अलहदा है, लेकिन आपके लिए अब चीज़ें ये बड़ी हैं। ब्रॉडशीट का कम से कम आप पे एहसान तो ये है ना कि आर्बिट्रेशन में भी आ गया और ब्रिटिश हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, जिसमें ये चीज़ें सारी डिस्कस होके रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, निशानदेही हो चुकी हैं उन जायदादों के कॉन्टेक्स्ट में। अगर मिसाल के तौर पर आपका मौका भी है कि आप इन्हीं की इन्वेस्टिगेशन जब कहें, अगर ये साबित हो जाए कि ये नहीं है, ये निशानदेही के हवाले से नहीं है, डिक्लेयर है, तो कल आपको एडवांटेज हो सकता है वहाँ ब्रिटिश कोर्ट से पैसा रिवर्स करवाने के हवाले से। अब आखिरी इशू जो है पुलवामा ड्रामा के, आपको पता नाकाबिल तदीद शायद सामने आ गए। भारतीय मीडिया भी सच छुपाने में बुरी तरह नाकाम होगा। हमारा मीडिया आपको पता है वो खामोश बैठा हुआ है। और आपको याद है जब ब्लैकआउट हुआ वहाँ इंडिया में बैठ के क्या क्या तमाशे होते रहे, किस तरह मीडिया वो पाकिस्तान को बदनाम करता रहा। और हमारा मीडिया जो है ना वो करप्शन को बचाने में या इन कॉन्टैक्ट्स में हवाले से, और हम मूव नहीं बना सकते उस, और मूव वो बनानी है। नरेंद्र मोदी जो है ना 40 भारतीय फौजियों की लाश पर खड़े होकर मगर के माच के आंसू बहाते रहे। भारतीय एंकर आपको पता है अर्नब गोस्वामी और भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑर्डिनेंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह की व्हाट्सएप चैट ने भांडा फोड़ दिया। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें, आला तरीन तरफ पर होने वाले फैसलों का उनको इल्म था। गोस्वामी के करतूतों ने भारत में आला तरीन सतह पर अस्करी फैसलों का पोल भी खोल दिया। अब अर्नब गोस्वामी ने सिर्फ बालाकोट पर हमले बल्कि आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाह किया था, बल्कि BARC के सरबराह के साथ मिलकर अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने पर काम करता रहा। वो अलग बात है, ये हालात आने से पहले उसको गिरफ्तार करके वो सारी चीज़ें ले गए, लेकिन ये चीज़ें सारा कुछ सच सामने आ गया। और ये गवर्नमेंट कम से कम ये चीज़ें छुपा नहीं रही है। पहले तो होता था कि वो चूँकि दोस्तियाँ हैं नरेंद्र मोदी और बाकी आपको पता है इन्वेस्टमेंट के कारोबार के कॉन्टैक्ट्स में से वो होती रही हैं। फरवरी 2009 को अर्नब ने BARC सरबराह को पाकिस्तान के 23 हवाले से बड़ी 23 फरवरी को जो है ना हवाले से बड़ी खुश खबर की पेशगा इतला देते हुए बताया था कि पाकिस्तान के मामूल से बड़ी कार्रवाई होगी। गोस्वामी ने यह भी बताया कि कश्मीर मामूल से हटकर कुछ बड़ा होने वाला है। गोस्वामी के मुताबिक मोदी हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाई से आवाम को खुश करना चाहती है। बालाकोट हमले के बाद गोस्वामी ने BARC सरबराह को बताया कि मजीद कार्रवाई भी होगी। ये सारा सच जो है ना ये अवाम के सामने आ गए। अब अवाम अपोजिशन का किरदार जो है घिनौना है, ये चीज़ें सारी सामने आके इंडिया के ख़िलाफ़ बाकायदा मुहाज हो जाने चाहिए थे। गोस्वामी की भारत कौम परस्ती दर हकीकत सिर्फ TRPs हासिल करने का बहाना है और भारतीय फैसला साथ भी TRPs के जुनून में मुब्तला मस्खरा नुमाया एंकर के हाथों में खेलते रहे। हमारे यहाँ भी कई एंकर हैं जो मस्खरे हैं और वो कई मामले वो लेकर चलते हैं। मैं उनमें जिक्र नहीं करना चाहता, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय प्रोफेसर अशोक सवाइन पहले ही पुलवामा को ड्रामा करार दे चुके हैं, जिन्होंने कहा था कि मोदी ने पुलवामा में वही किया जो 2002 में गुजरात में किया। अशोक सवाइन के मुताबिक मोदी ने वोट बटोरने के लिए पुलवामा ड्रामा होने दिया, ये अब उनका कहना है। अब आप इन चीज़ों को हम ज़रा समझना है बात ने। और ये आपको पता है कि स्कैंडल सामने आ गया है, चिट चैट जो चैट हुई है सामने वो बड़ी क्लियर हो गया। कांग्रेस से समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने अर्नब गोस्वामी मामले की मुश्तरका पार्लियामेंट्री कमेटी से इंक्वायरी करने का मुतालबा भी कर दिया है। और अब अगर इन चीज़ों को अगर देखा जाए, अगर आप समझ आ जाए, अपोजिशन जमात इंटरनेशनल कांग्रेस के रहनुमाओं ने BJP हुकूमत से मामले की मुश्तरका पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया। कांग्रेसी रहनुमा मनीष तिवारी ने कहा है कि अर्नब गोस्वामी स्कैंडल में सच्चाई है तो उसका मतलब है कि 2009 के इंतखाबात और बालाकोट फ़ज़ाई हमलों के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ है। क्या मौज इंतखाबात जीतने के लिए मुल्की सलामती पर दाव पर लगाए, और ये बहुत बड़ा सेडिशन है, बगावत का एलिमेंट है। और अगर यह चीज़ साबित हो जाती है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। ये अब डिपेंड करता है कि वो स्टेट्समैनशिप को सामने रखते हैं, भारतीय सलामती को पहले रखते हैं या इसके खिलाफ है। इस तरह साबिक वज़ीर आला दाखिला आपको पता है दाखिला P चिदम्बरम ने कहा कि अगर एक सहाफ़ी और उसके दोस्त को बालाकोट हमले का 3 दिन पहले इल्म था तो इसके बाद की क्या ज़मानत है कि ज़राया ने यह खबर पाकिस्तानी जासूस को नहीं बताई गई। अब ये सारी शशि थारूर ने कहा है कि इस मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि मुल्की इदारे राज किस तरह भारतीय मकासद के लिए TV चैनल्स को फराहम किया है।
जो कह रहा है कि पुलवामा में 40 फौजियों की हिलाकत को हम बेहतरीन अंदाज में कैश कराएंगे। और उसी तरफ शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी और दीगर जमात ने भी मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान महेश तापसी ने कहा है कि ये बात इंतहाई अफसोसनाक और सदमे का बायस है कि कौमी सलामती के मामला में TRP और रेटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है और कहना चाहिए था कि ये इंकशाफात इस बात की तस्दीक करते हैं कि PGP ने इलेक्शन जीतने के लिए अवाम और दुनिया की आंखों में धूल झोंकी और दहशतगर्दी का ढोंग रचाकर बालाकोट पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। पाकिस्तान बड़े अरसे से कह रहा है, इमरान खान की भी कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी भी, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से हमारी आर्मी और इंटेलिजेंस इदारों ने ये बड़ी वाज़ेह तौर पर चीज़ें कही। दफ्तर खारजा ने यह भी कहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज़ और जाली खबरों की मुहिम भी चलाई जा रही है। 14 फरवरी 2019 को मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारतीय फोर्स पर खुद हमले में 40 एहलकार हलाक हो गए थे। इसके बाद 26 फरवरी को भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान बालाकोट में मिसाइल हमले किए और जयाज मोहम्मद के कैंप को निशाना बनाने का दावा किया था। अगले रोज़ पाक फ़ज़ाई में भारत के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए। ये सब उस वक्त हुआ जब भारत में आम इंतखाबात होने वाले थे और इन वाक़यात को इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल करके दोबारा जो है ना मोदी इलेक्शन जीत गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर बातें की हैं। साजिश बेनकाब हो गई है और ये चीज़ें सारी अगर आप देखें तो EU डिसइंफो लैब के चश्म कुशा इंकशाफात के भारत के नकायब अज़ाइम की कली तो खोल दी है। भारत अब पूरी दुनिया में बेनकाब हो जाए। अब डिपेंड करता है पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी या पाकिस्तान इस मामले को किस तरह कैश करता है। और ये शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम वो चाहते हैं कि दुनिया हमारे डोजियर को संजीदगी से देखे, हमारे भारत के खिलाफ पेश की ठोस शवायद का जायज़ा ले और उसे ज़िम्मेदार ठहराए। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि अपने सियासी मकासद और अपने दाखिली मामला से तवज्जो हटाने के लिए पूरे खित्ते में अमन को तलता वाला करने पर तुले हैं। हम खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है जब भारत हिंदुत्ववादी सोच के बदनामी चाहते हैं और अब इन चीज़ों को अगर सामने रख कर देखें तो बड़ा नाजुक मोड़ आया है और पाकिस्तान आगे जाएगा इस सारे मामले में। और अब अगर हम इन चीज़ों को सामने रख कर आए देखें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी जो भारतीय सहाफ़ी के इंकशाफात ने और कहा है कि मोदी सरकार और भारतीय मीडिया के नापाक गठजोड़ को अयां किया और फॉल्स ऑपरेशन आलमी बरादरी के नापाक इरादों से रोकने के लिए इकदाम करे, ये उनका कहना है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये अच्छा अमल है, हमें तारीफ़ करनी चाहिए इस बात की। और पाकिस्तानी हुकूमत जिस तरह बढ़कर सामने आ रही है, ये पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा सामने आ रहा है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।